नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। द टॉपिक इज जेनेटिक्स। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ न्यू टॉपिक दैट इज जेनेटिक्स अबाउट मेंडल एंड आफ्टर मेंडल। यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मेंडल की, जेनेटिक्स की और मेंडल के बाद की कुछ डिस्कवरी जो मेंडल के बाद में हुई थी। मेंडल को उनके बारे में पता तो नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में हुआ था। वैसे मेंडल का जो सारा कुछ मेंडल ने काम किया था बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंडल एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे तो मेंडल एक पर्सन था, बहुत जो काम किया मेंडल ने वो सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन दी जेनेटिक्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत अच्छा काम था, काम भी टफ था लेकिन हम लोगों के लिए अब काफ़ी इजी हो चुका है क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो कुछ मेंडल ने कर लिया, जो कुछ मेंडल कर चुका है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इजी, एक इमेज आपके सामने है जो मेंडल को दिखा रही है और मेंडल अपने कुछ प्लांट्स के साथ है और एक्सपेरिमेंट, शायद कोई एक्सपेरिमेंट ही है, तो हो सकता है केयरिंग भी हो, कुछ केयर वगैरह हो या एक्सपेरिमेंट साथ में कर रहा हो। तो हमें मेंडल्स के लॉ की बात करनी है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो मेंडल कौन था, मेंडल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने एक लेक्चर के अंदर, शायद सेकंड लेक्चर। इन आवर सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स लाइफ हिस्ट्री एंड अबाउट हिज वर्क। तो यहाँ पर मेंडल के लॉ और उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लॉ है जो उसने दिए थे, 3 डिफरेंट लॉज, और ये लॉज थे इनहेरिटेंस पर, इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे। अब इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? और जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल के अंदर। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस की है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है, तो आपको आइडिया होगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है और ये काम कैसे करता है। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल हमारे इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ एनी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो यही हमारा जेनेटिक्स है, यही जेनेटिक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आपको मेंडल के बारे में पढ़ना है, अगर आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझना है, मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स या जेनेटिक्स को समझना है, अगर आपको जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी याद होनी जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनोलॉजी? ऑल द टर्म्स which are related to genetics. In this lecture, this is the first lecture of genetics. In this lecture, today we will discuss all the terms which are related to genetics. Like first term is factor. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि हमें जेनेटिक्स अगर समझनी है, जेनेटिक्स पढ़नी है, तो इसके लिए हमें वो सारे वर्ड्स याद होने ज़रूरी हैं जो यहाँ पर आएंगे इस लेक्चर के अंदर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को सबसे पहले आप क्या सिखाते हैं? किसी भी छोटे बेबी को आप सबसे पहले वही सब दिखाते हैं जो अपने आसपास है। आप बाद में उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप उसको नाम सिखाते हैं, हर चीज़ का एक मीनिंग, एक वर्ड और उसका मीनिंग। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर भी जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी कंपलसरी। और बोर्ड एग्जाम्स में भी इसको पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये डेफिनेशंस आती है। और डेफिनेशन का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डेफिनेशंस बिल्कुल वैसे याद होनी चाहिए जैसी वो है। आपने अगर उसमें से एक भी वर्ड को मिस किया तो डेफिनेशन गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं और उसमें फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर द फर्स्ट टर्म इज फैक्टर। चलो फैक्टर की एक जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। मेंडल वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन। तो मेंडल एक बहुत ब्रिलियंट पर्सन था जिसको जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। जेनेटिक्स, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, बट उसके पास कोई नॉलेज नहीं था। उसने स्टडी नहीं किया था जेनेटिक्स के बारे में, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था उसने। थोड़ा बहुत साइंस वगैरह उसने पढ़ी थी लेकिन जेनेटिक्स के बारे में उसने नहीं पढ़ा था। मैथ्स अच्छी थी मेंडल की, बहुत अच्छी मैथ्स थी। वो खुद भी एक टीचर था मैथ्स का। तो यहाँ पर जो मेंडल था, आपके मेंडल की जेनेटिक्स अच्छी नहीं थी। मेंडल को जीन्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में आइडिया नहीं था। सेल के अंदर
कौन है जो आपके कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी कर रहा है, ये मेंडल को आइडिया नहीं था। बट मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये जरूर आइडिया लगा लिया था कि आपके सेल के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा रहा है। तो सिंपल सा आपके पास भी ऐसा ही होगा कि अगर आपके रूम में, आप एक रूम में बैठे हैं और उस रूम के अंदर, आपके इस रूम के अंदर कोई बार बार फैन ऑन कर रहा है जब आप नहीं कर रहे हैं, तो फैन ऑन कर रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं स्विच के पास कोई नहीं, लेकिन फिर भी स्विच ऑन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये कोई फैक्टर है जो उस फैन को ऑन कर रहा है। एक्चुअल में तो ऐसा अगर वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको क्या नाम देंगे? उसको एक फैक्टर कहेंगे, कोई फैक्टर है जो आपको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर भी मेंडल को ये नहीं पता कि कौन है। जैसे आप बैठे हैं रूम के अंदर और बहुत तेज आपकी जो विंडोज है वो हिल रही है, तो कौन हिला रहा है? अर्थक्वेक तो नहीं है, बट आपने क्या कहा कि एक फैक्टर है जो इन विंडोज को हिला रहा है बहुत ज्यादा तेज। तो उस कंडीशन के अंदर वो फैक्टर क्या था आपको बाद में पता चला, वो विंड थी जो चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण आपकी खिड़कियां हिल रही थी। तो यहां पर भी मेंडल को ये आइडिया तो नहीं था कि वो क्या था, लेकिन मेंडल को इतना पता चल गया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि कुछ ऐसा है सेल के अंदर जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा रहा है, लेकिन वो क्या है ये मेंडल को पता नहीं था। तो मेंडल ने उसको नाम दे दिया फैक्टर। और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को पता है वो क्या है? दैट इज जीन। तो जो जीन था उसको ही मेंडल ने फैक्टर कहा था, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। व्हाट इज द जीन? जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करती है। तो इस तरह से जीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है, अब वो हमारे आई का कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, हेयर का टाइप हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिम्टम, हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, हमारा बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी कर रहा है। उसको हम लोग जीन कह रहे हैं, बट मेंडल को ये आइडिया नहीं था। तो जब आप स्टडी कर रहे हैं मेंडल के बारे में, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। और अब अगर आप मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं और मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपको जीन की जगह पर वर्ड फैक्टर मिलेगा, क्योंकि मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड यूज नहीं किया था। मेंडल ने यूज किया था वर्ड फैक्टर। सिंपल सा, द टर्म फैक्टर इज सजेस्टेड बाय मेंडल। इट इज अ यूनिट which is responsible for the transmission of genetic character from one generation to another generation. Now factor is called genes. तो अब जो है वो फैक्टर को जीन कहते हैं। पहले पता नहीं था तब इसके बारे में, उस टाइम मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था, और अपने एक्सपेरिमेंट्स में हर जगह जो वर्ड यूज किया था जीन के लिए, दैट वर्ड इज फैक्टर। वो वर्ड है फैक्टर। तो यहां पर नेक्स्ट जीन्स। अब ये जीन्स क्या है? सिंपल सा, जैसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, बाद में पता चला कि जीन है। जीन, इट इज फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। अब हमारा डीएनए, आपको डीएनए के बारे में आइडिया होगा, डीएनए आपने देखा होगा। डीएनए दो टाइप का होता है, एक तो लीनियर और एक सर्कुलर। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट यूकैरियोट, डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स is डबल स्टैंडर्ड हेलिकल लीनियर। हमारा डीएनए कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। जनरली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इसका डायग्राम इस तरह से। तो ये हमारा लीनियर डबल हेलिकल डीएनए है। अब ये लीनियर डीएनए है और इस डीएनए के ऊपर कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और ये सीक्वेंस होती है ATGC। दैट सीक्वेंस इज ATGC। तो यहाँ पर ATGC सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। कुछ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, क्या होता है कुछ जगह फिक्स होती है, लेकिन हम जब लिख रहे हैं तो उसमें फिक्स नहीं लिखते, हम ऐसे लिख देते हैं ATGC, CT, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। बट A के सामने हमेशा T और G के सामने C होता है, ये ध्यान रखना आपको। ऑलवेज आपको ये कंडीशन मिलेगी। बिटवीन G and C हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन A and T। तो ये इस तरह से कुछ प्रेजेंट होगा। A के सामने यहाँ पर जब A लिखा है तो इसके सामने T, T के सामने A, अगेन T, C, G, G। तो इस तरह कंडीशन होगी यहाँ पर, और इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस इस तरह की प्रेजेंट होती है,
ये नाइट्रोजन बेसिस के एक सीक्वेंस मिलकर फॉर्मेशन करती है जीन का। ये जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है बहुत सारे, तो बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस मिलकर एक जीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सा जीन क्या है, एक डीएनए के ऊपर ये पार्ट एक जीन हो सकता है, ये पार्ट एक जीन हो सकता है, ये स्मॉल पार्ट भी एक स्मॉल पोर्शन भी एक जीन हो सकता है। तो जीन एक्चुअल में होते कहाँ हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने क्रोमोसोम सुना है, आपने क्रोमेटिन सुना है, आपने क्रोमेटिड सुना है, आपने डीएनए सुना है, तो इतने सारे नाम आपने सुने हैं, लेकिन उसके अंदर जीन कहां पर प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड वी कैन से जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है उसी को हम जीन कह रहे हैं। सिंपल सा, ये कोई भी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी करता है। तो सिंपल सा टॉपिक इज टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, कुछ आपको याद रखनी है, और इनकी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टर्म्स आपको आज का लेक्चर अगर आपने देखा है तो ही आपको जेनेटिक्स समझ में आएगी। अगर आपने आज का ये फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया तो आपको जेनेटिक्स समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। Okay, now the term is alleles. What do you mean by alleles? A pair of gene present on homologous same locus of homologous chromosome. Simple सा आपको याद रखना है, a pair of gene present on same locus of homologous chromosomes. अब ये homologous chromosomes क्या है और ये यहाँ पर same locus क्या है और पेयर ऑफ जीन कैसे बात कर रहे हैं, तो सुने ध्यान से और देखें ध्यान से। यहां पर आपके पास में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसे ये क्रोमोसोम है और इसके साथ में एक दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दिस इज द अनदर क्रोमोसोम। तो यहां पर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है आपके सामने, क्लियरली विजिबल है एक इमेज। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं और जो मैंने बनाया है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा इस इमेज को, पहले यहाँ देखें जो मैंने बनाया है। तो मैंने येलो कलर के दो क्रोमोसोम्स बनाए, इसके ऊपर ये रेड कलर के कुछ डॉट दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर मैंने रेड डॉट बनाए हैं, मैं डिफरेंट कलर के ही यूज करता हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा। ये यहाँ पर ये डिफरेंट कलर के डॉट्स आपको विजिबल होंगे। These dots are genes referred as gene. तो ये जो डॉट्स हैं इनको आप जीन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या कंडीशन है, अब कंडीशन सिंपल सी इतनी है कि यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस है, होमोलोगस जो साथ में प्रेजेंट होते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकेशन पर जो जीन प्रेजेंट है, सेम लोकेशन, जैसे ये दो क्रोमोसोम है, इन दोनों में सेम लोकेशन पर, जैसे ये दो रेड वाले जीन्स, ये दोनों सेम लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो ये एलील का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, फिर से सुने डेफिनेशन एक बार। अ पेयर ऑफ जीन, दिख रहा है आपको, क्लियरली विजिबल है, अ पेयर ऑफ जीन, एक जीन का पेयर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, जो सेम लोकेशन पर प्रेजेंट हो, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, साथ में प्रेजेंट होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पर एक जीन का जो पेयर प्रेजेंट है उसी को आप एलील कह रहे हो, उसी को आप क्या कह रहे हैं, एलील कह रहे हैं। तो यहां पर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें सेम लोकेशन पर जो जीन का एक पेयर प्रेजेंट है, बस। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं इन दो की, जैसे मैंने कहा क्या ये दो भी यहां पर एलील्स हैं? नो, दीज आर नॉट रेफर्ड एज एलील बिकॉज they are present on different locations, they are present on homologous chromosomes but location is not same। तो यहाँ पर सेम लोकस होना जरूरी है, तो ये एक एलील नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों, इन दोनों की अगर बात करता हूं तो ये भी एलील्स नहीं होंगे, इनकी लोकेशन सेम नहीं है। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों की
तब भी ये नहीं होगा क्योंकि लोकेशन भी सेम नहीं है और होमोलोगस क्रोमोसोम भी नहीं, तो एक ही क्रोमोसोम पर है, तो क्रोमोसोम भी होमोलोगस होना जरूरी है। इन दोनों क्रोमोसोम की बात करेंगे हम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और इनमें जो सेम लोकस पर है जैसे ये दोनों, तो ये एक एलील है, दिस इज अनदर एलील, ये भी एक एलील है। तो सिंपल सा ये एलील प्रेजेंट है। अब ये एलील की रिक्वायरमेंट क्या है, एलील करते क्या है? देखिए आपके बॉडी के अंदर किसी भी पर्सन में, किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी कैरेक्टर जो डिटरमाइन करना है, कोई भी कैरेक्टर जो शो हो रहा है, जो वहां पर विजिबल है, उस कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल, ये अभी बताया था, फिर से सुने। जैसे आपके आई कलर है, आंख का जो कलर है आपका, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा आपके स्किन के कलर के लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल, आपके हेयर के कलर के लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल, आपके हेयर का जो टाइप है उसके लिए भी, आपके हेयर स्ट्रेट है या कर्ली है तो उसके लिए भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। आपका जो ईयर है ये कैसे है, यहाँ से फ्री है या अटैच्ड है या कैसे है? कुछ लोगों का आपने देखा होगा, कुछ मेरे जैसे है, बिल्कुल छोटे से कान है और चिपके हुए हैं। कुछ क्या आपने देखा होगा इस तरह से, वो आमिर खान के देखे होंगे आपने ना, आमिर खान, रणबीर कपूर, तो इनके ईयर्स आपने देखा होंगे कैसे होते हैं, इस तरह के कुछ ईयर होते हैं। तो ये अलग अलग पर्सन्स में डिफरेंट टाइप के ईयर्स मिलते हैं आपको। तो हर एक चीज के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, बट यहां पर मैं ये कहूंगा उनके लिए अलील रिस्पॉन्सिबल है, और ये अलील्स पेयर ऑफ जीन है, जीन का एक पेयर है जिसको अलील कह रहे हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जीन और अलील बात तो एक ही हुई, जीन और अलील में डिफरेंस थोड़ी ज्यादा। कंडीशन क्या है, जो जीन का पेयर है उसी को तो अलील कह रहे हैं। अलील कोई नई स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप बस इतना ध्यान रखें, एलील एक नया वर्ड आपने डिस्कस किया है यहाँ पर, जो जेनेटिक्स में बार बार अगेन एंड अगेन आपको मिलता रहेगा, बट ये एक न्यू टर्म है, लेकिन न्यू थिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ट्रेट। अब व्हाट इज ट्रेट, आपको ट्रेट याद रखना है, ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आप याद रखें, एक वर्ड है नॉर्मल सा, जो इंपॉर्टेंट है वो है अलील। अभी तक अपन जो चार डिस्कस किए यहाँ पर, फैक्टर, जीन, एलील एंड ट्रेट, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक एलील्स है, आगे वाले भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बट अभी तक जो डिस्कस किया उसमें इंपॉर्टेंट सबसे एलील है। उसका रीजन ये ही तो हमारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड कर रहे हैं। चलते हैं आगे ट्रेट की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट? इट इज द कैरेक्टर दैट अपीयर एंड इंडिविजुअल। जैसे मैंने कहा, हम जब बात करेंगे मेंडल की, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अगले कुछ 2-3 दिन, अगले कुछ 4 और 5 लेक्चर्स, तो जब मेंडल की बात कर रहे हैं तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पायसम सटाइवम, गार्डन पी प्लांट। गार्डन साइंटिफिक नेम ऑफ, बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट इज पायसम सटाइवम। तो पायसम सटाइवम का जो प्लांट है उसमें कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, जैसे येलो फ्लावर, पर्पल फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, येलो सीड्स, ग्रीन सीड्स, येलो कलर के सीड्स थे, येलो कलर की पॉड भी थी, ग्रीन कलर की पॉड भी थी, बट फ्लावर उसके पर्पल फ्लावर थे और व्हाइट फ्लावर थे। प्लांट टॉल था, डॉर्फ था, तो ये तो उसके कैरेक्टर हो गए, बट जो शो हो रहा है वो उसको ट्रेट कर रहा है, जैसे लेंथ ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड। तो ये सारे ट्रेट्स हैं, तो हम एक ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे और एक ट्रेट के 2 ऑपोजिट कैरेक्टर्स होंगे जिनकी बात हम करेंगे। तो जो मेंडल ने चूज किए थे, तो टोटल 7 कैरेक्टर्स थे, 7 ट्रेट्स थे, जिनके ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो वही हमें डिस्कस करना है। तो ट्रेट क्या है? ट्रेट कोई भी एक सिम्टम है जो फिजिकल अपीयर हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकली आपको अपीयरेंस है जिसका, उसको हम ट्रेट कर रहे हैं। सिंपल सा, बस ये आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। द नेक्स्ट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले दूसरी कुछ टर्म्स है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसा अभी हमने बात की थी, हमारे पास में क्रोमोसोम्स हैं, अलील्स हैं हमारे पास में, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर यहां पर प्रेजेंट है, और इस पर एलील्स प्रेजेंट थे, तो एलील्स भी बना देते हैं इसके ऊपर, यहां पर कुछ एलील्स प्रेजेंट हैं, तो यहां पर ये एलील्स बना दिए। अब सिंपल सी कंडीशन, ये एलील्स क्या है? अगर ये एलील्स सेम है, दोनों
अलील्स के नाम कैसे देते हैं, अब ये अलील्स के नाम देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा टॉल प्लांट है मेरे पास, तो इसको डिटरमाइन करने वाले जो एलील्स होंगे उसको मैं नाम दूंगा इसके फर्स्ट लेटर के कैपिटल से, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल प्लांट। इसी तरह से इसका जो ऑपोजिट होता है, जैसे इसका ऑपोजिट होगा डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ। तो टॉल का ऑपोजिट है डॉर्फ। तो मैं इसके लिए डॉर्फ जो कैरेक्टर है, डॉर्फनेस है किसी प्लांट की, कोई प्लांट डॉर्फ है, तो उसके लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उनको भी मैं एक सिंबल दूंगा। तो सिंबल मैं दूंगा स्मॉल टी स्मॉल टी। मैंने क्या किया, जो टॉल है उसी को स्मॉल में दे दिया। उसका रीजन क्या था, बिकॉज टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट। अब एक वर्ड आया है, मैंने कहा टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट, तो यहां पर टॉल डोमिनेंट कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो जब ये दोनों सेम होंगे तब तो होगा होमोजाइगस। बट अगर कंडीशन ऐसी है कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे यहां पर अगर ये जो एलील्स है, बोथ द जीन्स इन एलील आर सेम लाइक दिस, यहां पर कंडीशन अगर कुछ ऐसी है कैपिटल टी, तब तो ये होमोजाइगस कंडीशन होगी। अगर यहां पर कंडीशन ऐसी है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज द कंडीशन ऑफ हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जब दोनों ही एलील सेम होंगे, जैसे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। कैपिटल टी, या मैं इसकी जगह दूसरा कुछ ले लेता हूं, तो यहां पर इसकी जगह कुछ और अगर लें तो आपको जैसे हम यहां y ले सकते हैं, यहां पर y भी ले सकते हैं। इसको t को हटा देते हैं और t की जगह हम y लिख सकते हैं, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y क्या शो कर रहा है, कैपिटल Y शो कर रहा है येलो कलर ऑफ सीड। तो पायसम सटाइवा का जो सीड है उसके लिए येलो कलर को ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो येलो, अब ये दोनों कैपिटल Y है तो ये होमोजाइगस हो गए। बट ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इस कंडीशन में ये हेट्रोजाइगस होगा। तो देखें आप कि जब किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल के अंदर अगर जो एलील्स हैं वो सेम है, दोनों जीन सेम है, सेम कैरेक्टर के हैं, तो उस कंडीशन में वो होमोजाइगस हो जाएगा। बट अगर वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के हैं, जैसे एक टॉल का और एक डॉर्फ का, एक येलो का एक ग्रीन का, एक राउंड का और एक रिंकल्ड का, तो उस कंडीशन के अंदर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो सिंपल सा ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जैसे एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि वो एक एलील के अंदर ही देखना है, आप दो एलील का कंपेयर नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा कैपिटल Y स्मॉल r, एक कंडीशन है कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। तो ये दोनों में से कौन सी कंडीशन होमोजाइगस है, कौन सी हेट्रोजाइगस है? दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन। फर्स्ट वन इज होमोजाइगस कंडीशन एंड द अनदर सेकंड वन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्योंकि यहां पर हमें देखना क्या है, हमें देखना है एक एलील का। हम बात करेंगे एक एलील की, एक एलील के अंदर दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ही होने चाहिए, सेम कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाले जीन होने चाहिए। अलग अलग कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाले जीन अगर होंगे तो दैट कंडीशन इज हेट्रोजाइगस। यहां पर देखें एक एलील के अंदर दोनों ही सेम कैरेक्टर के जीन है, इसके अंदर भी सेम कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाले जीन प्रेजेंट है। तो ये है होमोजाइगस। अब बात करते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव की। अब आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव समझ में ज्यादा ठीक आएगा। तो यहां पर कंडीशन है डोमिनेंट एंड रिसेसिव की। डोमिनेंट किसको कहते हैं? कैरेक्टर which show itself, gene which show itself in heterozygous condition considered as dominant। जैसे आपके पास में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल प्लांट, टॉलनेस ऑफ प्लांट, एंड स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉफ प्लांट। तो यहां पर डॉफ प्लांट के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है
कैपेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल है टॉल प्लांट के लिए। तो यहाँ पर ये तो होमोजाइगस कंडीशन से क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद आपको जो ऑब्टेन हुआ, क्रॉस करवाने के बाद जो ऑब्टेन होगा दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल एंड स्मॉल टी। 50% कैरेक्टर इसके होंगे और 50% कैरेक्टर डॉर्फ के। तो 50% कैरेक्टर टॉल के हैं, 50% कैरेक्टर डॉर्फ के हैं, और दोनों मिलकर यहां पर फॉर्मेशन कर रहे हैं एक ऐसी स्पीसीज का, एक ऐसे ऑफस्प्रिंग का जिसके अंदर दोनों के पेरेंट्स के 50-50% कैरेक्टर्स है। बट यहां पर ये प्लांट कैसा था? जब मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो एक टॉल प्लांट था, एक डॉर्फ प्लांट था, दोनों का क्रॉस करवाया और उसके बाद में जो जनरेशन मिली उसमें वो प्लांट आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू यू ये मीडियम साइज का होना चाहिए, बिकॉज यहां पर दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। इसके पास में टॉल के भी 50% कैरेक्टर जीन प्रेजेंट है और डॉर्फ का भी 50% जीन प्रेजेंट है। तो ये मीडियम साइज का होना चाहिए, टॉल से छोटा और डॉर्फ से थोड़ा सा लंबा। बट मैंडल को जो ऑब्टेन हुआ था, ये सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे प्लांट्स लंबे थे, सारे प्लांट्स एग्जैक्ट टॉल थे, लंबे थे, एग्जैक्ट इस टॉल जितने लंबे थे, जितना लंबा वो था उतने ही लंबे थे। तो यहां पर हुआ क्या? कंडीशन ये हुई कि यहां पर जो टॉल जीन है, टॉल कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, उसने डॉर्फ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को शो नहीं होने दिया और ये अपने आप को शो कर रहा है, और जो अपने आप को शो कर रहा है दैट इज कंसीडर्ड, दैट इज डोमिनेंट। तो यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। द जीन शो इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन is called dominant, and the gene which do not show itself in heterozygous condition is called recessive gene। तो यहां पर दो जीन होंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट वो है जो अपने आप को शो कर रहा है, डोमिनेंट वो है जो अपने आप को शो कर रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, और रिसेसिव उसको कहेंगे जो अपने आप को शो नहीं कर रहा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। जैसे स्मॉल टी यहां पर रिसेसिव है, यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट वो है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को शो करता है, और रिसेसिव वो है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो नहीं करता। तो सिंपल सा यहां पर हमने डिस्कस किया है क्या डोमिनेंट, कौन डोमिनेंट होता है और कौन रिसेसिव। देखो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करेंगे, जब जेनेटिक स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, मे बी फ्रॉम थर्ड लेक्चर, जहां से हम मैंडल के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सेकंड लेक्चर में उसकी लाइफ हिस्ट्री वगैरह देखेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। थर्ड लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट जो मैंडल ने किए थे, और उसके बाद के जो एक्सपेरिमेंट थे उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें बार बार ये टर्म्स आएंगे कि ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, दिस कैरेक्टर इज, दिस जीन इज रिसेसिव, ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये ट्रेट है, ये एलील्स है। तो ये वर्ड्स बार बार वहां पर आएंगे, फिनोटाइप, जीनोटाइप, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, शायद 10th क्लास में हो सकता है आपने डिस्कस किया हो, बट यहां पर डिटेल में इनको पढ़ना है और इनकी डेफिनेशंस याद होनी जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे और समझ पाओगे अपने आगे के एक्सपेरिमेंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। Phenotype is the morphological appearance of any plant or organism, and phenotypes are determined by genotype। जैसे आप मैंडल के साथ काम कर रहे हैं, you are the assistant of मैंडल, ग्रेगर जॉन मैंडल, पढ़ेंगे उसका नाम क्या था, पूरा नाम। तो ग्रेगर जॉन मैंडल के आप असिस्टेंट है। मैंडल ने आपको कहा देख कर आओ गार्डन के अंदर कितने प्लांट्स टॉल हैं, कितने प्लांट डॉर्फ हैं। तो आपने देख कर बताया कि इतने प्लांट्स 75% plants are tall and 25% plants are dwarf। तो 75% प्लांट टॉल है, 25% प्लांट डॉर्फ है, ये आपने देख कर बताया। तो जो देख के पता लगाया, जो देख के बताया है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एज फिनोटिपिक कैरेक्टर, जो देख कर पता चलता है वो फिनोटाइप है, और जो देख कर पता नहीं चलता, जो फिनोटाइप को डिसाइड कर रहा है, जो उसके जीन्स हैं, उसको जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप्स आर डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप। जैसा आपको कहा कि स्किन का कलर देखना है, कि स्किन का कलर क्या है, आपको देखना है हेयर का टाइप क्या है, हेयर कलर क्या है, आई का कलर क्या है। तो ये जो देखकर पता चल रहा है आपको कि प्लांट के अंदर सीड्स
राउंड है या रिंकल्ड है, उसका पॉड इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो ये जो देख के पता चल रहा है उसको फिनोटाइप कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप। तो सिंपल सा याद रखना आपको। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म सेट ऑफ हेरिटेबल जीन्स। तो यहां पर एक ऐसा सेट है जीन्स का जो अगली जनरेशन में जाता है, या सिर्फ सिंपल सा मैं कह सकता हूं, जैसा भी जो हम बात कर रहे थे ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये इतने सारे, ये सारे यहाँ पर जीनोटाइप्स हैं। ये सब जीनोटाइप है इसके, किसी भी प्लांट के कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका जीनोटाइप है। एक प्लांट में डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, एक प्लांट में एक ही टाइप का जीनोटाइप मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि कैपिटल तो एक जितने भी एक प्लांट के अंदर सारे यही जीन्स हैं, या एक जनरेशन जितनी मिली, एक ऑफस्प्रिंग आपको मिली है उसमें सारे जीन्स सब के अंदर यही है। एक ऐसी ऑफस्प्रिंग मिली जिसमें आपको ये 3 तरह के जीन्स मिले हैं, एक ऐसी ऑफस्प्रिंग मिली जिसमें आपको ये 5 टाइप के जीन्स मिले हैं। तो सिंपल सी कंडीशन ये है कि यहां पर आपको जीन्स क्या मिल रहे हैं, तो जीन्स जो ऑब्टेन हो रहे हैं, जो जीन्स प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो सेट प्रेजेंट है जीन का, उसी को उसका जीनोटाइप कह रहे हैं। और जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेनोटाइप। सिंपल सा है, हम इसका रेशियो निकालते हैं एक्चुअल में कि जो जनरेशन आपको मिली है उस ऑफस्प्रिंग के अंदर जीनोटाइप में क्या रेशियो मिला है, फिनोटाइप में क्या रेशियो मिला है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं, देखेंगे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, इसको फिलियल 1 फिलियल 2 कहते हैं। एक्चुअल में एक नाम और आता है पेरेंटल जनरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअल में होता क्या मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेंडल ने प्लांट लिए, एक लिया प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक लिया प्योर डॉर्फ प्लांट। प्योर टॉल प्लांट में कैपिटल टी था और प्योर डॉर्फ प्लांट के अंदर स्मॉल टी। ठीक है, तो ये तो थी पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन है जो मेंडल ने जिनको चूज किया फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जिसको सेलेक्ट किया है, जिसको चूज किया है, उसको आप पेरेंटल जनरेशन लोगे, कंसीडर करोगे। इसके अंदर एक मेल और एक फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसको आप मेल कंसीडर कर सकते हो, इसको आप फीमेल कंसीडर कर सकते हो। ये मेल का साइन और एक फीमेल का साइन है। यहाँ पर जो ये एरो वाला साइन दिख रहा है दैट इज मेल साइन फॉर मेल, एंड प्लस वाला साइन जो सर्कल के नीचे प्लस साइन है, दिस साइन इज कंसीडर फॉर फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल के जो साइन लिए जाते हैं उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्योर टॉल के लिए कैपिटल टी और प्योर डॉर्फ के लिए स्मॉल टी आपने लिया है। और इनका जब आप क्रॉस करवा दे क्रॉस, और क्रॉस के बाद आपको जो ऑब्टेन होगा, जो मिलेगा, इसको आप कहेंगे F1 जनरेशन। जैसा भी आपको पता है, सब होशियार हो, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी मिलता है। तो ये है आपकी F1 जनरेशन, दिस इज योर F1 जनरेशन फिलियल 1, ये F1 जनरेशन है। और जब आप F1 जनरेशन में ही क्रॉस करवाते हो, सेल्फ क्रॉस करवाते हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा F2 जनरेशन। आपने इसका क्रॉस इसी से करवाया, मतलब आपने मेल भी इसको लिया और फीमेल भी इसी को कंसीडर किया, और उसके बाद में जब आपको इसके क्रॉस के बाद में जो भी ऑब्टेन होगा, मैं बता दूं क्या ऑब्टेन हुआ। ऑब्टेन होता है कैपिटल टी साथ में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो ये डबल ऑब्टेन होते हैं, जितना कैपिटल टी है उससे डबल प्लांट आपको मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाली। और कैपिटल टी वाली मतलब प्योर प्लांट जो है, ये प्योर प्लांट्स हैं, प्योर टॉल है देखें इसकी तरह, और ये प्योर डॉर्फ है इसकी तरह। तो ये जो प्योर प्लांट्स हैं उनसे डबल मिलेंगे आपको हाइब्रिड प्लांट्स। ये जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं आपको डबल मिल रहे हैं प्योर प्लांट्स से। तो या ये भी कह सकते हैं जितने प्योर प्लांट्स हैं टोटल, उतने ही हाइब्रिड प्लांट्स भी आपको मिले हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे आगे, इसके अंदर कंडीशन क्या है। यहाँ पर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको आप F2 जनरेशन कहेंगे, बस ये इतनी सी कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आप F1 जनरेशन किसको कह रहे हैं और आप F2 जनरेशन किसको कह रहे हैं। तो आपको सिर्फ F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का यहाँ पर पता करना है। F3 जनरेशन तक हम नहीं जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनको कंसीडर भी नहीं करना और ज़रूरत भी नहीं है क्या।
चले आगे, ये नाम आ चुका है यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया होता क्या है। और आपसे कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे पेरेंटल जनरेशन क्या होती है। हाँ अगर पूछ भी ले तो इससे सिंपल क्वेश्चन आपके लाइफ में कोई नहीं होगा, आपके नाम के बाद में अगर कोई सिंपल क्वेश्चन होगा तो पेरेंटल जनरेशन। ठीक है चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारा टॉपिक ही यही है, जब थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड लेक्चर के अंदर जो टॉपिक होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस? तो सिंपल सा ध्यान दें आप, क्या है मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड। जब आप सिंगल ट्रेट के, जब आपने मेंडल ने एक सिंगल ट्रेट चूज किया, या आप भी अगर एक सिंगल ट्रेट लेते हैं और उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल लेंथ ऑफ स्टेम और हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट या लेंथ ऑफ स्टेम, जो भी कैरेक्टर आप इसमें कंसीडर करते हैं। तो आपके पास में एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर इज ओनली सिंगल, कैरेक्टर क्या है? सिंगल कैरेक्टर, लेंथ ऑफ प्लांट। तो इसमें दो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे टॉल एंड डॉर्फ। तो वहां पर वो आपको मिल जाएंगे टॉल एंड डॉर्फ। ये तो हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट जब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की, जब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टू कैरेक्टर्स होंगे, टू ट्रेट्स होंगे। यहां पर क्या है? सिंगल ट्रेट, यहां पर सिंगल ट्रेट है, बट यहां पर कंडीशन क्या होगा? टू ट्रेट्स होंगे। यहां पर आपको दो ट्रेट लेने हैं। जैसे मैंने लिया, मैंने तो नहीं लिया, वो प्लांट ने के लिए थे मेंडल ने, तो मेंडल ने लिया था और मेंडल ने बताया सबको। तो मैं बता देता हूं आपको मेंडल ने दो ट्रेट क्या चूज किए थे। कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, तो ये दो लिए। तो एक तो कलर हो गया और दूसरा सीड का शेप। इन दोनों को साथ में लेकर इनका क्रॉस करवाया था, ऐसा नहीं अलग अलग टाइम पे, सेम टाइम पर जब क्रॉस करवा रहे हैं। तो उसके अंदर जो कंसीडर किए वो क्या था? वो था कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। तो दोनों का एक साथ क्रॉस करवाया था, इन दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाया था, इन दोनों को कंसीडर किया था। अब इसके अंदर फिर दो टाइप के मिले थे। जैसे कलर के अंदर यहां पर जैसे था आपके टॉल एंड डॉर्फ, उसी तरह से यहाँ कलर के अंदर अब आपको मिल जाएगा दो डिफरेंट टाइप के। शेप के अंदर भी दो डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे आपको। क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, वैसे डिस्कस करेंगे हम आगे के अपने कुछ लेक्चर्स के अंदर इनको। कलर में येलो एंड ग्रीन, शेप के अंदर राउंड, ये सीड की बात कर रहे हैं आप, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल्ड। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम इसका चला था, और ये आपको याद रखना है कंडीशन क्या है। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल सा आपको याद रखना, हम करवाएंगे, अभी तक किया नहीं है मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस अब करवाएंगे, बस आपको यहाँ मैंने बताया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं किसको, क्योंकि जब नाम लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आपको पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब नाम लेंगे डायहाइब्रिड तो आपको पता होना चाहिए डायहाइब्रिड किसके बारे में बात कर रहे हैं। Okay, now next is hybridization. Hybridization is the cross between two different individuals. They have different characters. तो दो different individuals के बीच में आप क्रॉस करवा रहे हो, लेकिन स्पीसीज तो सेम ही होगी उनकी, तो फिर वो कैसे हाइब्रिडेशन होगा? एक्चुअल में जब आप दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो उस क्रॉस के अंदर ध्यान ये रखना है कम से कम उनका एक कैरेक्टर दोनों में चेंज होना चाहिए। दो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, दो डिफरेंट वेराइटीज के, जैसे मैंने कहा पायसम सटाइवम, पायसम जीनस सटाइवम स्पीसीज, और ये पी प्लांट है, तो इसके अंदर पायसम सटाइवम के अंदर एक टॉल प्लांट है और एक मेरे पास है नहीं दूसरा, तो एक डॉर्फ प्लांट है, एक लंबा प्लांट है, एक प्लांट लंबा है और एक छोटा प्लांट है। तो दो प्लांट है, एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास में एक येलो सीड वाला प्लांट है और एक ग्रीन सीड वाला प्लांट है, तो इनके बीच में जब क्रॉस करवा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, सिंपल सा। नेक्स्ट
टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है आप अभी देखें, जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस। अब आपको पता चलना चाहिए होमोजाइगस मतलब जो सेम है। यहां पर क्या मिला आपको, F1 जनरेशन, ठीक है। देखो अब इस तरह से नाम यूज आएंगे, ये होमोजाइगस है पेरेंट, ये होमोजाइगस पेरेंट है, ये हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग है। तो इस हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग का जब आप क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, तो जो रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट है उसके साथ में जो क्रॉस करवाएंगे दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यही है बस, जब आपको F1 जनरेशन मिली है उसका आप अपने रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा दो, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। बस इतना सा, और कुछ भी नहीं करना। अब आप इसका क्रॉस करवाओगे इस तरह से, क्रॉस बस इस तरह से होगा, क्रॉस जो भी मिलेगा वो आ जाएगा। करवाएंगे आगे जब जरूरत होगी, हमें रिक्वायरमेंट है वैसे, करवाएंगे जब देखेंगे क्या होता है। ये तो हो गया टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस जो आप पेरेंटल जनरेशन से करवा रहे हैं, सिंपल सा बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस के बस इतना सा है कि जब आप क्रॉस करवा रहे हैं F1 जनरेशन का, ये F1 जनरेशन है, याद रखना आपको, दिस इज F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन का क्रॉस आप जब किसी भी पेरेंट से, वन ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट के साथ करवा रहे हैं, that is called back cross. So test cross is also a type of back cross. Test cross is also a type of back cross. तो test cross भी एक तरह का back cross ही है। तो back cross क्या है? जब आप F1 जनरेशन का क्रॉस अपने किसी भी पेरेंट से करवा रहे हो तो उसको back cross कह रहे हैं। तो यहां पर अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से हो रहा है तो उसको टेस्ट क्रॉस कंसीडर करेंगे, बस इतना सा, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? देखो यहां पर मैंने इसको क्या लिया है, इनमें से मेल कौन और फीमेल कौन है, तो सिंपल सा आप ध्यान रखें इसके अंदर। जैसे मैंने यहां पर ये जो आपके पास में कैपिटल टी है, इसको मैंने लिया एज अ मेल कंसीडर किया और इसको मैंने फीमेल कंसीडर किया, ठीक है। बट अगेन मैंने एक इनका रिप्रोडक्शन करवाया, मैंने इनका क्रॉस करवाया, जिसके अंदर मैंने इसको कंसीडर किया एज अ फीमेल और इसको कंसीडर किया एज अ मेल। तो यहां पर अगर हम इस तरह से चेंज करके इनमें क्रॉस करवाते हैं उसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इन दिस क्रॉस द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर रिवर्स्ड। तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो आपने पहले तो इसको लिया था मेल और इसको फीमेल कंसीडर किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इसको फीमेल और इसको मेल कंसीडर करके इनका क्रॉस करवाएंगे। जब इस तरह से क्रॉस होगा इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कुछ टर्म्स थे जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और आई होप आपको एक्सप्लेन हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा ये जो भी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की और मैंने आपको अभी बताया था कि टर्मिनोलॉजी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टर्मिनोलॉजी समझ ली तो ही आपको लेक्चर समझ में आएगा। टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई तो लेक्चर आगे के जेनेटिक्स समझना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। पूरे जेनेटिक्स में आप कंफ्यूज रहेंगे। ओके, थैंक यू।